नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने देखा, कल जो है टाटा के द्वारा एयर इंडिया का जो बिडिंग है उसको 18,000 करोड़ में जीत लिया गया। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने चर्चा किया था और बताया जा रहा है कि 10 दिसंबर तक जो फॉर्मल प्रोसेस है वो सब कुछ कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन आज हम अपने वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जानने वाले हैं। बेसिकली आप में से बहुत से लोग जानना चाहते होंगे कि एयर इंडिया जो है वो कैसे नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब कि आजादी के बाद किस तरह से सरकार ने जो एक प्राइवेट एयरलाइन है उसको सरकारी एयरलाइन में कन्वर्ट कर दिया। ये प्रोसेस कैसे चला, मतलब कि इसका पीछे का स्टोरी क्या है, क्यों सरकार इसको करना चाहती थी। इनफैक्ट कई बार आप सुनते होंगे जेआरडी टाटा के लिए जो ये एयरलाइन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इसीलिए आप देखोगे तो कल जो रतन टाटा जी हैं उन्होंने एक बहुत ही इमोशनल लेटर भी लिखा था। यहां पर बताया था कि अगर आप आज जेआरडी टाटा होते तो उनको देखकर ये बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती। तो देखते हैं इसके बारे में, आपको बहुत कुछ जानने को इसके अंदर मिलेगा। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com जा सकते हैं, वहां पर सभी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। देखिए, मैं आपको थोड़ा सबसे पहले पीछे ले जाना चाहता हूं। 1929 ये वो वर्ष था जब जेआरडी टाटा की उम्र करीब 25 साल की थी और वो पहले भारतीय बने थे जिनको फ्लाइंग लाइसेंस मिला था। और यहां पर आप देख भी सकते हो, इस तरह का पिक्चर था मिस्टर जहांगीर आर.डी. टाटा और उनका जन्म पेरिस में हुआ था 1904 में और 25 साल की उम्र में उनको फ्लाइंग लाइसेंस मिल गया था। और वो पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत से इंग्लैंड जो फ्लाइट है वो ले गए थे 1930 में। और उस समय जो फ्लाइट था उनके पास कोई बहुत सारा मॉडर्न इक्विपमेंट ऐसी कुछ चीज़ें नहीं थी, बस जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जैसे कॉम्पास वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ों के साथ वो फ्लाई करके ले गए थे। अब देखिए आगे चलकर क्या होता है। 1932 में देश का पहला जो एयर कार्गो सर्विस है वो लॉन्च होता है कराची टू बॉम्बे और आगे चलकर 1933 में जो कमर्शियल एयरलाइन है कमर्शियल टाटा एयरलाइन जिसको कहा जाता था वो 1933 में स्टार्ट हो गया। उनका बेसिकली दो विजन था। उनका ये कहना था कि अगर एयरलाइन को सही से चलाना है, इकोनॉमिक तरीके से चलाना है, तो हमें दो चीजें करना होगा। एक तो एयरलाइन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा, एक ये है। दूसरा, यहां पर हमें एक ऐसी चीजें ऑफर करनी होंगी जो बाकी एयरलाइन से थोड़ा डिफरेंट हो, तभी हम इस मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज एयरलाइन चलाना ये बहुत ही बड़ा, आज के डेट में आप देख लो ना कि कितने सारे एयरलाइन यहां पर आते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, लॉसेज में जाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है एयरलाइन सेक्टर के अंदर एंटर करना। और ज्यादातर लोग ये कहते थे जो उनके साथ काम करते थे कि जो प्रॉफिट है वो एक मेन फैक्टर नहीं था जेआरडी टाटा के लिए। उनके लिए कहीं ना कहीं एक इमोशन था जो आप एयरलाइन कह सकते हो और इसीलिए वो कुछ ना कुछ स्पेशल करना चाहते थे ताकि भारत का जो एयरलाइन है वो एक प्रकार से सर्वाइव कर सके इंटरनेशनल मार्केट में। तो चीजें चल रही थी, ब्रिटिश के टाइम में ये पूरा हो रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और 1947 में हमें आजादी मिल जाती है, आपको पता है। उसके बाद क्या होता है कि सरकार को भी काफी प्राउड था टाटा को लेकर, क्योंकि बहुत ही कुछ ऐसी चीजें थी देश के अंदर बची थी 1947 के बाद जिसको लेकर भारत सरकार प्राउड फील कर सकती थी। उसमें था ये आपका टाटा। इट वॉज वन ऑफ द शाइनिंग ज्वेल ऑफ इंडिया आप कह सकते हो। इनफैक्ट यहां पर जिस तरह से टाटा जेआरडी टाटा जी के द्वारा चलाया जा रहा था एयर इंडिया को उस समय, वो काफी प्राउड फील करते थे कि अच्छी बात है यहां पर इसको जिस तरह से रन किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं उनको भी ये उम्मीद था कि आजादी के बाद तो वो और अच्छे से जो एयरलाइन है उसको और ज्यादा उच्चतम स्तर पर ले जाएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। मैं आपको बताता हूं धीरे धीरे इसकी कहानी क्या है। देखिए, आजादी के बाद क्या होता है, 1947 के बाद और भी कई सारे जो इंटरनेशनल एयरलाइन है वो भी एंटर करने लगते हैं, चाहे पैन अमेरिकन हो गया, ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन हो गया, केएलएम हो गया, एयर फ्रांस हो गया, ये सब भी भारत आना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन स्टिल क्योंकि भारत का एयरलाइन था ये जो एयर इंडिया है और इसी की वजह से आप देखो कि भारत की जो पहली जो डिप्लोमेट थी विजय लक्ष्मी पंडित, मॉस्को में एज ए एम्बेसडर वो गई थी, तो भारत की पहली एम्बेसडर थी जो मॉस्को गई थी और उनको फ्लाई जिससे करवाया गया था वो एयर इंडिया एयरक्राफ्ट से ही करवाया गया था। और उन्होंने इसके बारे में बहुत ही अच्छा लिखा कि देखिए कितनी अच्छी सर्विस है इसके बारे में, तो काफी ज्यादा उनके द्वारा तारीफ भी किया गया। आगे चलकर क्या होता है, जो जेआरडी टाटा है वो सरकार को प्रपोज करते हैं कि हम इंटरनेशनल सर्विस भी स्टार्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अभी तक सिर्फ देश के अंदर ही ये चला करता था और बहुत कुछ ओकेशंस पर आप कह सकते हो कि इसको बाहर भी ले जाया जाता था, लेकिन एक फुल फ्लेज जो सर्विस कहते हैं ना, इसके लिए एयर इंडिया इंटरनेशनल इसको जेआरडी टाटा स्टार्ट करना चाहते थे। और सरप्राइज देखिए, यहां पर भारत सरकार एग्री भी हो गई थी, मतलब जेआरडी टाटा को भी खुशी थी कि चलो एक इंटरनेशनल जो सर्विस है वो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जो पहला फ्लाइट था वो लंदन आपका गया था जून 1948 में और उसके अंदर खुद जो जेआरडी टाटा है वो भी बैठ कर गए थे। तो ये 1948 तक चीजें कहीं ना कहीं आपको अच्छी देखने को मिलेंगी कि भारत सरकार के साथ भी अच्छा तालमेल था। फिर धीरे धीरे होता क्या है, जैसे जैसे आप आगे देखोगे तो जो एयर इंडिया है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है और सरकार भी चाहती थी कि वो ग्रो करता रहे। इनफैक्ट उस समय धीरे से जो डिसएग्रीमेंट है
वो होने लगता है मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस के साथ। उस समय जो मिनिस्टर ऑफ फॉर कम्युनिकेशन है उनका नाम था रफी अहमद किडवई। उन्होंने बेसिकली सजेस्ट किया कि क्यों ना जो पोस्टल सर्विस है वो एयरक्राफ्ट के माध्यम से देश के चारों कोनों को कनेक्ट किया जाए। जो देश के चारों कोने हैं जैसे दिल्ली, कोलकाता, मद्रास हो गया, इसके अलावा आपका बॉम्बे हो गया, तो ये जो चार आपके शहर हैं कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट किया जाए और बीच में जो नागपुर है वो सेंटर ऑफ द कंट्री बना रहेगा उस समय। तो ऐसा रफी अहमद किडवई चाहते थे। तो एक अच्छा आइडिया था। जेआरडी टाटा ने कहा कि अच्छा आइडिया है, लेकिन अगर हमें ये स्टार्ट करना है तो उसके पहले हमें जो नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज हैं उसको करना होगा पूरी तरह से। नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज नहीं होगा तो हम यहां पर इस तरह की फैसिलिटीज स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो मिनिस्टर हैं रफी अहमद किडवई वो डिसएग्री कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं, आप इसको तुरंत स्टार्ट कर दो, जल्दी से स्टार्ट कर दो, यहां पर हम आगे देख लेंगे नाइट लैंडिंग वगैरह के बारे में। तो ऐसा यहां पर कहा जा रहा था, लेकिन जेआरडी टाटा का कहना था कि नहीं, ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, आपको पहले इन सभी जगहों पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी स्टार्ट करनी ही होगी। तो ये थोड़ा सा मतभेद आपको उस समय आप धीरे धीरे जैसा आप देख रहे हो वो देखने को मिलता है सरकार के साथ। फिर उसी समय क्या होता है, बेसिकली आप देखो वर्ल्ड वॉर 2 के समय यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा एक एयरक्राफ्ट का काफी इस्तेमाल किया जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के समय, जिसका नाम था डकोटा एयरक्राफ्ट, ठीक है। और क्योंकि वॉर वगैरह खत्म हो गया था, ये एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था, जो मिलिट्री पर्सनल वगैरह होते हैं उनको ले जाया जाता था। तो उसको यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, मार्केट में उतार दिया काफी सस्ते दाम पर। अब इसको देखते हुए बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको लगा कि ये एक बहुत ही अच्छा मौका है जिसके माध्यम से भारत में जो एयरलाइन का बिजनेस है वो स्टार्ट किया जा सकता है। देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि एयरलाइन का बिजनेस स्टार्ट करना इतना आसान नहीं था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉसेस वगैरह देखने को भी मिल सकता था, तो कोई कंपनी सर्वाइव कर भी नहीं पा रही थी जो आ रही थी। लेकिन स्टिल क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने ये काफ़ी कम दाम पर ये डकोटा एयरक्राफ्ट को लाया, इसकी वजह से मोर देन डजन, मतलब 12 से भी ज़्यादा जो एयरलाइन कंपनीज हैं वो भारत के अंदर आ गई। फिर जेआरडी टाटा को लगा कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। जेआरडी टाटा ने यहाँ पर मीटिंग बुलाया, एयर इंडिया, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल एयरवेज, सबको बुलाया और कहा कि एक तो ये जो इतनी सारी नई कंपनीज आ रही हैं हमें उसको लेकर चर्चा करनी चाहिए, और दूसरा आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि जो पोस्टल सर्विस के बारे में, तो जो ओवरनाइट पोस्टल सर्विस है इसको लेकर अपोज किया जाए, ऐसा करने के लिए जेआरडी टाटा ने मीटिंग बुलाया। और जो किडवई हैं, जो मिनिस्टर थे, वो इस चीज के लिए मानने के लिए रेडी नहीं थे। उनका कहना था कि नहीं, हमें ये सर्विस तुरंत स्टार्ट करनी चाहिए। तो होता क्या है कि जो मिनिस्टर हैं वो एक नई सर्विस लॉन्च कर देते हैं जिसका नाम है हिमालयन एविएशन इन 1948। तो 1948 में ही एक सर्विस स्टार्ट कर दिया जाता है, हिमालयन एविएशन। इसके रिस्पांस में जेआरडी टाटा ने एक ओपन लेटर लिख दिया और ये कहा कि जिस तरह से इस सर्विस को स्टार्ट किया गया है और सरकार सोच रही है कि ये प्रॉफिटेबल बन जाएगा, इतना आसान नहीं है ये सारी चीजें। और जो किडवई हैं और उसमें जेआरडी टाटा के बीच में साफ आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही होंगी, और इसी की वजह से बताया जाता है कि जो मिनिस्टर थे किडवई, वो एक प्रकार से लेसन सिखाना चाहते थे जेआरडी टाटा को, क्योंकि जेआरडी टाटा ने उनकी बात नहीं मानी थी। वो पोस्टल सर्विस टाटा एयरलाइंस का स्टार्ट नहीं किया गया था, एयर इंडिया का जो सर्विस है वो उसको उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। अब ये जो भी मतभेद हो रहा था भारत सरकार और जेआरडी टाटा के बीच में, इसको लेकर जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो स्टेप इन करते हैं। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये सही नहीं है, पब्लिक में इसकी चर्चा हो रही है, और इसीलिए वो पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं कि देखिए जो टाटा है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, वो एयर इंडिया को काफ़ी अच्छे से चला रहा है, और जो एफिशिएंसी है, फ्रेंडली सर्विस है, ये काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में प्रेस किया। और इसको देखते हुए जो सिचुएशन है उसको डिफ्यूज करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, वहां पर एक कमिटी सेटअप कर दी कि जो जेआरडी टाटा के द्वारा जो बोला जा रहा है एयरलाइन सेक्टर में उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाए। और वो कमिटी को हेड किया गया था भाई देन चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट जीएस राजाध्यक्षा। और ये जो कमिटी है ना, देखिए अब ये कमिटी सेटअप किया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन इस कमिटी ने क्या किया कि सरकार के खिलाफ ही यहां पर बोल दिया। मतलब ये कहा कि बिना कुछ सोचे समझे सरकार जो है वो इतने सारे लाइसेंस क्यों देती। मतलब मैंने आपको बताया ना कि यहां पर जेआरडी टाटा का कहना था कि ये इतने सारे एयरलाइंस देने का कोई मतलब नहीं बनता, मतलब इतने सारे लाइसेंस आप दिए जा रहे हो, इसकी वजह से अल्टीमेटली इकोनॉमिक प्रॉब्लम देश के अंदर आ सकता है। तो इस कमिटी ने बोला कि जब 4 कंपनीज भी सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं तो आपको कैसे लगता है कि 12 से ज्यादा एयरलाइंस को लाइसेंस देकर आप यहां पर चला सकते हो। तो ये बहुत ही मुश्किल हो रहा था, और इसीलिए जो जेआरडी टाटा का स्टैंड था वो विंडिकेटेड हो गया, मतलब वो सही साबित हुए। लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब कि कमिटी ने ऐसा बोल दिया तो आपको लगता है कि सरकार इससे खुश होगी? जो सरकार के अंदर जो बाबूज बैठे हुए आईएएस ऑफिसर्स हैं वो तो ये सोचते हैं कि इतने सालों से उन्होंने मेहनत किया है, पढ़ाई की है, आईएएस ऑफिसर बने हैं, तो उनसे इंटेलिजेंट कौन हो सकता है, राइट? और एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जो उनको ये सारी चीजें कह रहा है, तो सरकार को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और उसी के बाद अगर आप देखोगे ना तो यहां पर जो नेशनलाइजेशन है एयर इंडिया का, उसकी चर्चा धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गया।
इनफैक्ट एक इंटरव्यू दिया था जेआरडी टाटा ने, उसमें यहां पर जेआरडी टाटा से पूछा गया नेशनलाइजेशन को लेकर कि ये जो चर्चा चल रही है एयर इंडिया को नेशनलाइज किया जाए, इसके बारे में आप क्या सोचते हो। तो जेआरडी टाटा ने क्लियरली कह दिया था कि देखिए नेशनलाइजेशन किसी भी सेक्टर में, मतलब कि नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि आप किसी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो, सरकार आपको कुछ कॉम्पनसेशन दे देगी उसके लिए। तो यहां पर नेशनलाइजेशन करना किसी भी सेक्टर में वो सही नहीं होगा देश के लिए, ऐसा यहां पर कहना था उनका। मेन ये था कि कोई भी अगर कंपनी नेशनलाइजेशन हो जाती है तो उसमें पॉलिटिसाइजेशन होने लगता है और ये काफी डिजास्टरस साबित हो सकता है, ऐसा जेआरडी टाटा का कहना था। और इसको देखते हुए जैसे ये बयान आया जेआरडी टाटा का, इसको देखकर यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है उनको इन्फॉर्म किया गया कि जेआरडी टाटा ऐसी बात कर रहे हैं। इनफैक्ट वो जो इंटरव्यू की कॉपी है वो जवाहरलाल नेहरू जी को भी भेजी गई कि आप क्या दूसरा थॉट करना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि नेशनलाइजेशन करना चाहिए, मतलब आप अपने डिसीजन को बदल भी सकते हो, क्योंकि ये डिसीजन लगभग तय हो चुका था कि अब एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया जाएगा। तो नेहरू जी को भी ये कॉपी भेजा गया कि अपना शायद वो डिसीजन चेंज कर दें, लेकिन चेंज नहीं हुआ। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होता है, 1953 में इसको नेशनलाइज कर दिया जाता है। इनफैक्ट उसके पहले मैं आपको बताऊं 1952 के समय, जैसा कि जेआरडी टाटा का ये सोचना था कि इतने सारे लाइसेंसेस दिए जा रहे हैं एयरलाइन कंपनीज को, ये फेल हो जाएंगी, और कुछ वैसा ही हुआ। उस समय अंबिका एयरलाइंस और जुपिटर एयरवेज दो एयरलाइंस थे जो कि बैंक्रप्सी की तरफ बढ़ गए, और एक प्रकार से फिर धीरे धीरे यहां पर सरकार को लगा कि अब सबको, जितने भी एयरलाइंस हैं सबको मर्ज कर दो, चाहे एयर इंडिया है, जितने भी हैं सबको एक साथ मर्ज कर दो, और फाइनली 1953 में ये मर्ज हो गया था। तो इस तरह से नेशनलाइजेशन हुआ। लेकिन उस समय भी जेआरडी टाटा के द्वारा कोशिश किया गया कि किसी प्रकार से यहां पर चीजों को बचाया जा सके, और आखिरी अटेम्प्ट में अगर आप देखोगे तो जेआरडी टाटा ने यह कहा कि देखिए आप सबको मर्ज मत करो, एटलीस्ट दो सेक्टर में बांट दो, आप एक तरफ डोमेस्टिक सेक्टर रख दो और दूसरी तरफ यहां पर इंटरनेशनल वाला सेक्टर, अलग अलग ऑपरेशंस करो, आप दोनों को मर्ज मत करो, क्योंकि सभी कंपनीज को एक ही पैमाने पर नापना यह कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। और वो कहीं ना कहीं भारत की जो एविएशन रेपुटेशन है आउटसाइड द कंट्री, वो उसको बचाना चाहते थे, लेकिन सरकार जो है वो सुन नहीं रही थी उनकी बात। इनफैक्ट जेआरडी टाटा का ये भी कहना था कि देखिए आप नेशनलाइजेशन कर तो रहे हो, तो फिर आपको एक अच्छा कॉम्पनसेशन भी देना चाहिए, इसके लिए आप एक इंडिपेंडेंट कमिटी सेटअप कर दो, और वो कमिटी जो डिसाइड करेगी कि कंपनीज को उनको कितना पैसा मिलना है, क्योंकि सरकार ले रही है उन सबके एयरलाइंस को, राइट। तो ये कॉम्पनसेशन भी सही तरीके से होना चाहिए, लेकिन ये वाला भी जो आइडिया था वो रिजेक्ट कर दिया गया जेआरडी टाटा का, और वो काफी डीपली मतलब डिस्टर्ब हो गए इस चीज को लेकर, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। इनफैक्ट यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि उस समय जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे वो बन गए थे जगजीवन राम। आपको याद होगा ये ही वाज द लेबर मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जगजीवन राम जो है वो मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन बन गए। तो एक इंटरव्यू चल रहा था, एक मीटिंग चल रही थी, मतलब कि मीटिंग में बुलाया गया था जेआरडी टाटा को। तो यहां पर जेआरडी टाटा ने जगजीवन राम से पूछा कि आपको क्या लगता है, कि आप क्या सोचते हो कि जैसे आप दूसरे डिपार्टमेंट चलाते हो, सरकारी डिपार्टमेंट चलाते हो, क्या आप एक एयरलाइन भी उसी तरह से रन कर पाएंगे, क्या आप इसको प्रॉफिटेबल तरीके से रन कर पाओगे। तो जगजीवन राम बहुत ही कूलली उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि देखिए इट मे बी अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं, हम चाहते हैं, सरकार चाहती है कि आप ही इसको रन करो। अब ये जेआरडी टाटा के एक आंख में आप कह सकते हो कि नमक डालने जैसा था। कहने का मतलब है कि एक तरफ सरकार जो है वो जेआरडी टाटा का जो ड्रीम था एयरलाइन वगैरह चलाने का, वो एयरलाइन उनसे ले लिया, और फिर दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि अभी भी अगर आप रन करना चाहते हो इसको किसी प्रकार से तो आप कर सकते हो। तो फाइनली कुछ डिसाइड हुआ कि 1953 से उनको बोर्ड का मेंबर बना दिया गया। मतलब बोर्ड क्या होता है, वो कंपनी एक प्रकार से बोर्ड जो भी डिसीजन लेना है उसके बारे में बोर्ड तय करती है, तो बोर्ड का एक मेंबर उनको बना दिया गया था बस। उसके बाद 1953 के बाद वो बोर्ड के मेंबर बने रहे थे, और जो टाटा है उसने अपना कंट्रोल एक प्रकार से खो दिया। लेकिन आगे चलकर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। 1978 में आजादी के बाद जो इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी के बाद आपको याद होगा मोरारजी देसाई की सरकार आती है। तो जेआरडी टाटा बोर्ड के एक मेंबर थे उस समय, याद रखिएगा। तो जब मोरारजी देसाई की सरकार आती है, उन्होंने क्या किया कि एयर इंडिया के बोर्ड को रीस्ट्रक्चर कर दिया। मतलब कि वहां से क्या किया, जेआरडी टाटा को उस बोर्ड से हटा दिया, और ये जब हटाया तो जेआरडी टाटा को बहुत ज्यादा दुख हुआ। उन्होंने यही कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पिता से उनके बच्चे को छीना गया है। फिर आगे चलकर इंदिरा गांधी जी की सरकार आती है वापस से 1980 में, और उस समय फिर से उनको जेआरडी टाटा को बोर्ड का मेंबर बना दिया गया था। तो 1982 तक वो बोर्ड के मेंबर बने रहे थे। तो ये पूरी कहानी है किस तरह से नेशनलाइजेशन हुआ, और काफी ज्यादा एक प्रकार से आप कह सकते हो कि टाटा के लिए, टाटा ग्रुप के लिए अगर आप देखोगे तो बहुत ही इमोशनल पल है जब ये एयर इंडिया जो है वो वापस उनके पास आ रहा है।
तो आई होप कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले, क्योंकि हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और ये इस तरह की चीज़ों की बात करें, आपको पता होगा देश के अंदर बहुत सारी पॉलिसीज लाई गई थी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। क्या आप बता सकते हो कि जो स्टेबलाइजेशन मेजर्स होते हैं और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स होते हैं वो किस पॉलिसी के तहत आता है? ठीक है, ये आपको बताना है यहाँ पर। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।